Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar and Unit number 5, Gravitation. We have started, and today's topic is Law of Universal Gravitation. Law of Universal Gravitation is proposed by first time proposed by Newton. That's why it is also called Newton Law of Universal Gravitation. Or we can also say it Law of Gravitation. It is called Law of Universal Gravitation because it is applied on the different bodies in the universe. That's why it is known as universal law. Statement of this law is here. ये लॉ जो न्यूटन ने पेश किया तो वो उसका मकसद ये था कि तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ के सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इन सब को मेंटेन करती है कि वो अपने जो है ना ऑर्बिट में ही मूव करे, अपने ऑर्बिट से बाहर ना जाए। तो इस वजह से उसने ये लॉ जो है प्रपोज किया था। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force। जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर ऑब्जेक्ट जो है, दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हमारे पास मौजूद होते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर हम ज़मीन पर खड़े हैं तो ज़मीन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? तो यस, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्या एप्पल जो टेबल पर पड़ा हुआ है वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? तो बिल्कुल वो टेबल और एप्पल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, लेकिन वो अट्रैक्शन हमारे पास इतनी कम होती है कि वहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, इस वजह से हम इसको फील नहीं करते। लेकिन जब हमारे पास ह्यूज मासेस की बात आ जाती है तो तब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हम वहाँ पर इन ह्यूज के मासेस के केस में हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको फील करते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस मीन्स के दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, तो इस वजह से प्रोडक्ट ऑफ मासेस की बात आ गई। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात हो रही है तो इस वजह से हमारे पास डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे Fg से। Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास m1 एंड m2। यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रा कर रही हूँ कि फिगर हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ मास m1, ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ मास m2। अब इनके सेंटर से हम यहाँ डिस्टेंस को लेंगे, इनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे। तो ये हमारे पास R से भी रिप्रेजेंट हो सकता है और D से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा हम मिड पॉइंट से लेंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा कि एफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r²। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास आ जाएगा कि एफ जी इज इक्वल टू एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। अगर मासेस हमारे पास ज़्यादा होंगे तो फोर्स भी हमारे पास ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। अगर डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन है, तो एक अगर ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो अगला जो है हमारे पास ज़्यादा होगा। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, तो एक ज़्यादा होगा तो दूसरा भी ज़्यादा होगा, एक कम होगा तो दूसरा भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो एफ जी इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव कर रहे हैं, तो उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम इक्विलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। अब अगर हमारे पास हम कहते हैं कि लेस मास होगा, फॉर एग्जांपल एक मास हमारे पास 20 kg है, दूसरा मास हमारे पास आ जाएगा एक मास हमारे पास जो है उस पर 20 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है, दूसरे पर हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड है 10 न्यूटन। तो दोनों का जो हमारे पास फोर्स आएगा वो हमारे पास 200 न्यूटन आएगा। अब अगर हम इस मास को जो है ना बढ़ा दें या तो हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा होगा। अगर 200 न्यूटन है और अगला हमारे पास 100 न्यूटन है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फोर्स भी जो है वो 2000 न्यूटन तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास फोर्स जो है, जितने मासेस हमारे पास ज़्यादा होंगे फोर्स भी हमारे पास उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है तो इस वजह से हमारे पास फोर्स जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास ज़्यादा होगा। जितना डिस्टेंस हमारे पास कम होगा उतना ही हमारे पास जो है वो क्या होगा कि फोर्स भी हमारे पास ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक मैग्नेट है, यहाँ पर दूसरा मैग्नेट है। मैग्नेट अपने इर्द गिर्द क्या क्रिएट करता है, मैग्नेट अपने इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये अपने इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर ये भी अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अगर हम इन दोनों को करीब कर लेंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर हम इनके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, अगर ये हमारे पास एक यहाँ पर आ जाता है, एक हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स है वो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, वीकर होती जाएगी। अगर हमारे पास डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगा तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगी, वो हमारे पास कम होगी। दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r²। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट को हमने रिमूव कर दिया है तो हमारे पास आ गया कि एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। इस g को हम क्या कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। and known as gravitational constant। ये हमारे पास हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, कांस्टेंट इस वजह से कि ये हमारे पास क्या है, बिकॉज इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर।
ये हर जगह पर सेम रहता है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास चेंज नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब किस तरह की इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ हो गया और यहाँ पर हमारे पास हो गया मून। अब मून क्या कर रहा है, मून इसके इर्द गिर्द रिवॉल्विंग कर रहा है। अब अगर हम अर्थ और मून के दरमियान कोई हर्डल रख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, एयर हो गया, या कोई और मैटर हम रख देते हैं, तो हमारे पास इसकी जो रिवोल्यूशन है उसमें हमारे पास कमी नहीं आएगी। क्यों कमी नहीं आएगी? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या हो रहा है कि वो हमारे पास कम नहीं हो रहा, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस वजह से हमारे पास अगर हम कोई भी हर्डल इसके दरमियान रख लेंगे, हर्डल मीन्स कि अगर हम इसके दरमियान कोई ऐसी चीज़ रख लेंगे कि हम कहें कि इसकी मोशन जो है इसमें फ़र्क आ जाएगा, तो इसकी मोशन में हमारे पास कभी भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। इस वजह से इसकी जो मोशन है इसमें कभी भी फ़र्क नहीं आएगा। इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू हमारे पास जो है किसी फिजिसिस्ट ने डिराइव नहीं की, बल्कि हमारे पास एक केमिस्ट था। द वैल्यू वाज डिराइव्ड बाय अ केमिस्ट। केमिस्ट ने डिराइव की थी और उसका नाम क्या था? उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। और उसने किस तरह से डिराइव की थी? बिकॉज ही वॉज मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसी टॉपिक को बुक में देख लें, पेज नंबर 130, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। Newton expressed the force of attraction between different bodies in the universe in the form of law known as law of universal gravitation, which is stated as follow. न्यूटन ने फर्स्ट टाइम ये लॉ जो है एक्सप्रेस की थी, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। अगर तीनों में से किसी भी के अकॉर्डिंग आप लोग के पास क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हमारे पास यही लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। और इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको डिफरेंट बॉडीज ऑफ यूनिवर्स पे जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। Consider two spherical bodies masses m1 and m2 separated by a distance r। ये हमारे पास दो बॉडीज हो गई, मास m1 एंड मास m2। यहाँ पर हमारे पास इसका भी फोर्स होगा और इसका भी फोर्स होगा, और दोनों के दरमियान जो सेंटर है उससे हम इसके डिस्टेंस को ले रहे हैं, दैट इज r। मासेस हमारे पास दो हैं, इस वजह से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मासेस आ गया, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इसी वजह से हमारे पास डिस्टेंस का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg is directly proportion to m1 multiplied by m2 equation number 1, and Fg is inversely related to 1 by r square equation number 2. Combining equation number 1 and 2, we get Fg is directly proportion to m1 m2 divided by r square। अब हम proportionality के साइन को रिमूव कर देंगे with equality sign। To change the proportionality into equality, a constant is included, that is Fg is equal to g m1 m2 divided by r square, where g is the constant of proportionality and is known as gravitational constant। इसको gravitational constant क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू हर जगह पर constant रहेगी।
The value of the gravitational constant as determined by the experiment G is equal to 6.67 multiplied by 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. It does not depend upon on the medium, vacuum, air, water, concrete. जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि अगर हम अर्थ और मून के दरमियान जो है कोई भी हर्डल रख लेंगे, जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, एयर हो गया, या कोई भी ऑब्जेक्ट हम रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। बिटवीन द टू बॉडीज द अबव फार्मूला इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। दैट वाज आवर टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।